नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तपस्वी आईएएस में। माय नेम इज राहुल चतुर्वेदी। आज का टॉपिक है ओशनोग्राफी। ओशनोग्राफी के अंदर हम ओशन बॉटम रिलीफ, सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर, टेम्परेचर ऑफ ओशंस एंड ओशन करंट, ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओशन बॉटम रिलीफ। देखिए, हमको पता है अर्थ के सरफेस में दो तरह की क्रस्ट पाई जाती हैं। पहली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एंड सेकेंड इज ओशन क्रस्ट। इन दोनों क्रस्ट में ओशन क्रस्ट, इसको फंडामेंटल क्रस्ट बोला जाता है। ठीक है, ये फंडामेंटल इस तरह से है क्योंकि ओशन क्रस्ट का आपस में कोलिजन होता है, इसके बाद इसकी मेल्टिंग होती है। ठीक है, और ओशन क्रस्ट से ही कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बनती है, राइट। इसीलिए इसको फर्स्ट ऑर्डर रिलीफ भी बोला जाता है। इट इज मोस्ट फंडामेंटल, और ये बेसाल्टिक क्रस्ट भी होती है, राइट। इसके डिटेल हम जब हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे उसमें ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, इनके डिटेल में हम इसका डिस्कशन करेंगे, किस तरह से ओशन क्रस्ट फॉर्म होती है, राइट। ओशन क्रस्ट की थिकनेस 1.3 किलोमीटर तक होती है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा थिन होती है, जबकि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की थिकनेस 30 to 40 किलोमीटर तक होती है। इट इज डार्कर इन कलर एंड हायर डेंसिटी। कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशन क्रस्ट में ओशन क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होती है। ठीक है, और ओशन क्रस्ट की डेंसिटी ज़्यादा होने की वजह से ही जब ओशन क्रस्ट और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट का आपस में कोलिजन होता है तो ओशन क्रस्ट नीचे सबमर्ज हो जाती है। ठीक है, और उसकी मेल्टिंग होती है। ओशन क्रस्ट क्रिएटेड एट एमओआर मतलब मिड ओशनिक रिज। ठीक है, तो ओशन क्रस्ट मिड ओशनिक रिज पे क्रिएट होती है एंड डिस्ट्रॉयड एट ट्रेंचेस। ओशन फ्लोर इज नॉट फ्लैट। देखिए, जिस तरह से अगर हम कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की बात करें तो कॉन्टिनेंटल क्रस्ट में जो कॉन्टिनेंटल सरफेस है, ये सरफेस काफी कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, लेकिन ओशन फ्लोर इससे भी ज्यादा कहीं कॉम्प्लेक्स है। ओशन फ्लोर फ्लैट नहीं है, इट इज मोर डाइवर्स देन दी कॉन्टिनेंट्स। अब देखिए ओशन बॉटम रिलीफ में देखिए क्या हो रहा है। यहाँ पे मिड में क्या है, मिड ओशनिक रिज है। ठीक है, यहाँ और इसके बाद देखिए ये वोल्केनिक आइलैंड है। वोल्केनिक आइलैंड पे इनको हिल्स होती हैं। ठीक है, ग्योट्स भी बोला जाता है। जहाँ पे हिल्स का सरफेस फ्लैट होता है उसको ग्योट बोलते हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, जो कॉन्टिनेंट और ओशन, इनका जो बिल्कुल बाउंड्री वाला एरिया होता है उसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोला जाता है। ठीक है, इसके बाद कॉन्टिनेंटल स्लोप, ठीक, कॉन्टिनेंटल राइस, मिड ओशनिक रिज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कितना कॉम्प्लेक्स है ये। डिवीजन ऑफ ओशन बॉटम। ओशन बॉटम के डिस्कस करने के लिए हम इसको तीन पार्ट्स में इसका डिस्कशन होता है। पहला, ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन। ठीक है, तो ओशन और कॉन्टिनेंट का जो मार्जिन एरिया है, जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल राइस एंड कॉन्टिनेंटल स्लोप, इन तीन पार्ट्स में इसको डिस्कस करते हैं। सेकेंड होता है डीप ओशन प्लेन, फिर मिड ओशनिक रिज। मिड ओशनिक रिज का डिस्कशन हम जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ेंगे उसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में हम ओशन कॉन्टिनेंटल मार्जिन और डीप ओशन प्लेन, इनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन। ओशन कॉन्टिनेंट मार्जिन में देखिए इसको थ्री पार्ट्स में फर्दर डिवाइड किया गया है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप एंड कॉन्टिनेंटल राइज। इसके बाद डीप ओशनिक प्लेन में एबिसल प्लेन का डिस्कशन होता है। ठीक है, सो सबसे पहले कॉन्टिनेंटल सेल्फ हम पढ़ेंगे, देन कॉन्टिनेंटल स्लोप और उसके बाद कॉन्टिनेंटल राइज। देखिए कॉन्टिनेंटल सेल्फ क्या होता है। कॉन्टिनेंटल सेल्फ इनफैक्ट इट इज अ सीवर्ड एक्सटेंशन ऑफ द कॉन्टिनेंट। ठीक है, सोल लाइन से जब सी की तरफ जो कॉन्टिनेंट का एक्सटेंशन है उसको कॉन्टिनेंटल सेल्फ बोला जाता है। इट इज अ शैलोएस्ट पार्ट। ठीक है, इसकी डेप्थ अराउंड 200 मीटर तक होती है। ये फोटिक जोन भी होता है। फोटिक जोन मतलब यहाँ पे सनलाइट की अवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है और सनलाइट की डीप पेनिट्रेशन की वजह से यहाँ पर माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म और माइन्यूट प्लांट्स जो सनलाइट पे डिपेंडेंट होते हैं उनकी अवेलेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। ठीक है, यानी कि मेरीन लाइफ यहाँ पर ज़्यादा है। फ्लोटिंग प्लैंक्टॉन्स, बेंथोस, नेक्टॉन्स यानी कि फिशेस, ये सभी यहाँ पे अबेंडेंट अमाउंट में मिलते हैं। और यही रीज़न है कि अर्थ में जितने भी लार्जेस्ट और रिचेस्ट फिशिंग ग्राउंड है वो सभी कॉन्टिनेंटल सेल्फ में ही पाए जाते हैं। ओके, कॉन्टिनेंटल शेल्फ के फोटिक जोन होने की वजह से यहाँ पे मैरीन ऑर्गेनिजम्स के नंबर भी ज्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, और
इस कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में ही इन्हीं मरीन ऑर्गेनिजम्स के डेड बॉडीज और स्केलेटन ये डिपॉजिट होते रहते हैं, राइट। इसका मतलब कॉन्टिनेंटल शेल्फ में दो तरह के सेडिमेंट्स पाए जाते हैं, पहला टेरिजिनस और सेकंड इज बायोजिनस। बायोजिनस यानी कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, उनके डेड बॉडीज या स्केलेटन। और टेरिजिनस मतलब सेडिमेंट्स फ्रॉम लैंड। देखिए सी के वेव एक्शन की वजह से जो कोस्टल एरिया होता है, उस कोस्टल एरिया के भी इनका इरोजन होता रहता है और इसके सेडिमेंट्स भी वहां डिपॉजिट हो जाते हैं और उसको टेरिजिनस बोलते हैं, राइट। बायोजिनस और टेरिजिनस डिपॉजिट की वजह से कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया में डिफरेंट टाइप के रिसोर्सेज भी पाए जाते हैं। और वो रिसोर्सेज देखिए क्या क्या है। इनमें सबसे पहला रिसोर्स होता है पेट्रोलियम रिजर्व, ठीक है। अच्छा देखिए, कोल का फॉर्मेशन हमको पता है, कोल किस तरह से फॉर्म होता है। जब एक डेंस फॉरेस्ट सबमर्ज हो जाता है और अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन में वो उसका जो वुड है, ठीक है, वो वुड कोल में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन पेट्रोलियम किस तरह से फॉर्म होता है? पेट्रोलियम फॉर्म होने के लिए वहां पर लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबमर्जेंस होना जरूरी है, ठीक है। और लिविंग ऑर्गेनिज्म सबमर्ज होने के बाद यानी उनकी डेड बॉडीज और स्केलेटन जब सबमर्ज हो जाते हैं अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन, वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। और यही रीजन है कि 90% ऑफ पेट्रोलियम रिजर्व्स ऑफ द वर्ल्ड फाउंड इन कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है। हमने देखा कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया क्या है, वहां फोटिक जोन है, यानी मेरीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स वहां पे ज्यादा अमाउंट में पाए जाते हैं, उनका नंबर ज्यादा होता है, राइट। और इस वजह से उनकी डेड बॉडीज और स्केलेटन वहां डिपॉजिट होते रहते हैं। डिपॉजिट होने के बाद अंडर हाई टेम्परेचर एंड प्रेशर कंडीशन वो पेट्रोलियम में कन्वर्ट होते हैं, राइट। और डीप ओशन में ऐसा नहीं हो पाता है, इसलिए डीप ओशन में वहां पर पेट्रोलियम मिलने के चांसेस कम होते हैं और शेल्फ एरिया में 90% चांसेस होते हैं। इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि अपने इंडिया में बॉम्बे हाई, गल्फ ऑफ कैम्बे, पर्सियन गल्फ, ओके, नॉर्थ सी, यूके में है नॉर्थ सी, बैरेंट सी, ये रसिया इधर से पेट्रोलियम एक्सप्लोर करता है, फिर गल्फ ऑफ मैक्सिको, नॉर्वेजियन सी, ओके। सो ये सारे एरियाज कहां पर है? कॉन्टिनेंटल शेल्फ एरिया है। इसके बाद जो दूसरा रिसोर्स कॉन्टिनेंटल शेल्फ में मिलता है वो मिलता है सल्फर, ठीक है। सल्फर रियरली फाउंड ऑन लैंड, इट इज अवेलेबल इन सी ड्यूरिंग मरीन वल्कनिज्म, ठीक है। मरीन वल्कनिज्म प्रोसेस की वजह से यहां पर सल्फर सी में मिलने के इसके चांसेस होते हैं और कॉन्टिनेंटल शेल्फ में ये बहुत रियरली मिलता है। इसका एग्जांपल है गल्फ ऑफ मैक्सिको, इट इज रिचेस्ट सोर्स ऑफ सल्फर, राइट। इसके अलावा जो दूसरे डिपॉजिट्स, दूसरे रिसोर्सेज कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाए जाते हैं वो होते हैं प्लेसर डिपॉजिट, ठीक है। प्लेसर डिपॉजिट क्या होता है? प्लेसर डिपॉजिट्स हैवी मिनरल्स होते हैं जो कि शेल्फ में डिपॉजिट होते रहते हैं, ठीक है। जब वेव एक्शन से कोस्टल एरिया के रॉक उनका इरोजन होता है, उनमें जो लाइटर मिनरल्स होते हैं, ठीक है, वो वहां से डिस्प्लेस होते जाते हैं, उनकी वेदरिंग होती रहती है, लेकिन उनके जो कुछ हैवियर मटेरियल होता है, हैवियर एलिमेंट्स होते हैं, उनका शिफ्टिंग उनकी नहीं हो पाती है, वो वहीं पर कंसंट्रेट होते रहते हैं, ठीक है। सो सम स्टेबल मिनरल्स फ्रीड फ्रॉम रॉक्स ड्यू टू वेदरिंग, जो कि लाइटर होते हैं, वेव शिफ्ट द लाइटर मटेरियल मोर रैपिडली देन हैवियर, और ये जो हैवियर बचे हुए हैं इनका कंसंट्रेशन होता रहता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ में और इनको ही प्लेसर डिपॉजिट बोलते हैं। इनके एग्जांपल हैं जैसे कि मोनेजाइट सैंड। मोनेजाइट सैंड इट इज अ सोर्स ऑफ थोरियम, ये केरला कोस्ट में पाया जाता है। इसके बाद गोल्ड है, अलास्का में मिलता है, जिरकॉन ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया, डायमंड साउथ अफ्रीका, ओके। सो ये सारे प्लेसर डिपॉजिट हैं। इसके बाद जो कॉमन रिसोर्सेज कॉन्टिनेंटल शेल्फ में पाए जाते हैं वो है कैल्शियम। कैल्शियम हम जानते हैं इट इज लीस्ट सॉल्युबल इन ओशन वाटर। पेरुवियन कोस्ट is having rich deposit of calcium and phosphate. Then fishes are rich in nitrate and phosphate, high protein and medicinal use. Okay, so medicinal use और high protein के लिए fish भी इस एरिया में सब ज्यादा पाए जाते हैं. Then pearls for ornamental values. अब देखिए हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ देख लिया, अब स्टार्ट करते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप. कॉन्टिनेंटल स्लोप देखिए, कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमने देखा था ये शैलोएस्ट पार्ट है, ठीक है। और इस शैलोएस्ट पार्ट के बाद जब स्टीप स्लोप वाले जो पोर्शन आता है उसको हम कॉन्टिनेंटल स्लोप बोलते हैं. इसमें स्टीप स्लोप है और इसलिए यहाँ पर सेडिमेंट्स का डिपोजिशन नहीं हो पाता है
और इसलिए यहाँ पे रिसोर्सेस भी नहीं मिलते हैं, राइट। किसी भी तरह टेरिजिनस या बायोजिनस डिपॉजिट यहाँ नहीं हो पाते हैं। लेकिन इसमें एक डिफरेंट टाइप का लैंडफॉर्म मिलता है। वो डिफरेंट टाइप का लैंडफॉर्म देखिए क्यों मिलता है। अगर कोई कॉन्टिनेंटल शेल्फ में कोई बड़ी सी रिवर, ठीक है, उसका माउथ है, तो क्या होगा वहां पर वो उस एरिया को, उस कॉन्टिनेंटल शेल्फ के एरिया को और कॉन्टिनेंटल स्लोप के एरिया को वर्टिकली इरोड करती जाती है, ठीक है। और इस वर्टिकल इरोजन की वजह से यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, कैनियंस मिलते हैं, और ये सबमेरीन के अंदर होते हैं, इसलिए इसको सबमेरीन कैनियंस बोला जाता है। अब देखिए कॉन्टिनेंटल स्लोप का इसका स्टीप ग्रेडियंट होता है, स्टीप स्लोप होता है, और इस वजह से यहाँ पर वर्ल्ड का काफी बड़े वाटरफॉल पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी तरह से एक है हाईएस्ट वाटरफॉल ऑन अर्थ, इट इज अंडर डेनमार्क स्टेट, ठीक है, वो कॉन्टिनेंट पे ना हो करके ओशन के अंडर है। देन कॉन्टिनेंटल राइज, continental rise, it is only a transition zone between continental block and ocean block. So continental block कहाँ तक है, continental shelf, continental slope, continental rise, और rise के बाद continental block खत्म हो जाता है और फिर स्टार्ट होता है ocean block, और ये है abyssal plain, ठीक है। अच्छा, continental rise में इधर पे sediments का डिपोजिशन कहाँ से आएगा, इधर इसका डिपोजिशन कॉन्टिनेंटल शेल्फ के जो सेडिमेंट्स हैं वो यहाँ पर फ्लो करके यहाँ डिपॉजिट होते रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इसका कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। अच्छा, एक बात और, जहाँ पर ट्रेंचेस होती हैं, ठीक है, वहाँ पर ये डिपोजिशन नहीं हो पाएगा, राइट। वहाँ पे जितने भी सेडिमेंट्स हैं वो ट्रेंचेस उसको कंज्यूम कर लेती हैं, ठीक। और इधर पे कॉन्टिनेंटल राइज नहीं मिलेगा, जहां ट्रेंचेस होते हैं वहां कॉन्टिनेंटल राइज नहीं होगा। सो दे आर एब्सेंट नियर ट्रेंचेस एज सबडक्शन नियर ट्रेंचेस कंज्यूम्स द डिपोजिशन ऑफ कॉन्टिनेंटल राइज। अब देखिए हमने कॉन्टिनेंटल सेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप और कॉन्टिनेंटल राइज ये तीनों ही खत्म कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं ओशन ब्लॉक। ओशन ब्लॉक के अंदर एबिसल प्लेन। एबिसल प्लेन में देखिए इट ऑक्यूपाइज 40% ऑफ द ओशन फ्लोर, ठीक है। ओशन के फ्लोर का 40% एरिया एबिसल प्लेन में आता है और रिमेनिंग 60% एरिया वो कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक है, और कॉन्टिनेंटल शेल्फ ये वाला पोर्शन है। इसके अलावा मिड ओशनिक रिज, ये दोनों मिला करके 60% एरिया कवर करते हैं, ठीक है। और रिमेनिंग पार्ट क्या है, 40% एबिसल प्लेन। अगर कॉन्टिनेंटल प्लेन से कंपेयर करें तो एबिसल प्लेन इज हैविंग मोर डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म, ठीक है। सो ट्रेमेंडस डाइवर्सिटी इन टर्म्स ऑफ लैंडफॉर्म्स ये मिलती है एबिसल प्लेन में। इसके बाद देखिए वेव एक्शन से जो कॉन्टिनेंट का इरोजन होता है उसके जो सेडिमेंट्स होते हैं वो डिपॉजिट होते हैं इस एरिया में, वो टेरिजिनस भी होते हैं, ठीक है। फिर मैरीन लाइफ यानी कि बायोजिनस, जितने भी मैरीन लाइफ है इनके डेड बॉडीज और स्केलेटन यहाँ डिपॉजिट होते रहते हैं, वो बायोजिनस हो गए, ठीक है। फिर डीप वाटर की सॉल्ट कैरिंग कैपेसिटी होती है, ठीक है। अगर उस कैपेसिटी से ज्यादा सॉल्ट और मिनरल्स वहां पर पहुंच गए तो वो भी वहां पर डिपॉजिट हो जाते हैं, यानी कि इनऑर्गेनिक, ठीक है। सो इसमें एबिसल प्लेन में टेरिजिनस, बायोजिनस और इनऑर्गेनिक मटेरियल्स ये सारे यहाँ पे डिपॉजिट होते रहते हैं। एबिसल प्लेन में भी कुछ मिनरल रिसोर्सेस मिलते हैं, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट मिलता है पॉलीमेटेलिक नोड्यूल्स। पॉली से समझ में आ रहा होगा मल्टीपल, ठीक है, यानी कि इसके नोड्यूल्स के कोर के अराउंड मल्टीपल मेटल्स होते हैं, ठीक है। मल्टीपल मेटल्स का कंसंट्रेशन होता है, ठीक है। और इसको मैग्नीज नोड्यूल्स में बोला जाता है क्योंकि इसमें मैग्नीज का परसेंटेज बहुत ज्यादा होता है। सो कंसंट्रेशन ऑफ मेटल्स अराउंड अ कोर, ये अराउंड 4000 से 6000 मीटर की डेप्थ में मिलता है, ठीक है। ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पीएमएन, पॉलीमेटेलिक नोड्यूल सबसे पहले कारा सी में मिला था, ठीक, जो आर्कटिक ओशन में है, ठीक है। ये जनरली सारे ही ओशन में मिलता है, लेकिन इकोनॉमिकली इसका एक्सट्रैक्शन सेंट्रल इंडियन ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से हो सकता है, ठीक है। सो इकोनॉमिकली ये सेंट्रल इंडियन ओशन और ईस्टर्न पैसिफिक ओशन से इनको एक्सट्रैक्ट किया जाता है। देखिए इस तरह का इसका शेप होता है। पीएमएन आर स्मॉल नोड्यूल्स ऑफ मेटल्स लाइक मैग्नीज, आयरन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, निकल एंड कोबाल्ट, ठीक है। सम ऑफ द मिनरल्स आर रेयर ऑन लैंड, जैसे कि निकल और कोबाल्ट ये इंडिया में ये नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसलिए इंडिया के लिए पीएमएन का एक्सट्रैक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंट्रीज आर इन रेस टू एक्सप्लोर एंड एक्सट्रैक्ट पीएमएन।
देखिए हमने रिलीफ ऑफ द ओशन ये कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। इसमें हमने कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइस, इसके बाद एबिसल प्लेन, ठीक है, ये पूरा पार्ट कंप्लीट किया। अब सैलिनिटी के रिस्पेक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो डिस्कस करते हैं। वो क्या है? सैलिनिटी इंक्रीजेस डेंसिटी ऑफ वाटर, ठीक है, ये हमको पता है। सैलिनिटी बढ़ेगी तो वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी। डेंसर वाटर सिंक्स एट डेप्थ, डेंसर इसकी डेंसिटी बढ़ेगी तो उसकी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी वो वाटर कहाँ नीचे चला जाएगा, ठीक है। सो डेंसर वाटर सिंक्स एट डेप्थ, लेस सलाइन वाटर मूव्स टुवर्ड्स हाई सलाइन वाटर, ठीक है। ऑन दी सरफेस, अब देखिए सी के सरफेस में लेस सलाइन वाटर हाई सलाइन वाटर की तरफ मूव करता है, ठीक है। लेकिन अगर सब सरफेस की बात करें तो हाई सलाइन वाटर मूव्स टुवर्ड्स लेस सलाइन वाटर, राइट। इक्वेटर में रेनफॉल ज्यादा होती है, ठीक है। रेनफॉल ज्यादा होगी यानी कि वाटर का परसेंटेज उधर बढ़ जाएगा और इसलिए वो एरिया क्या होगा? लेस सलाइन वाटर होगा। जबकि पोल्स में क्या होता है? पोल्स में वाटर मतलब आइसबर्ग्स होते हैं, ठीक है, और आइसबर्ग्स होने की वजह से वहां पे हाई सलाइन वाटर होता है। अब देखिए, अब स्टार्ट करते हैं टेम्परेचर ऑफ द ओशन एंड सैलिनिटी ऑफ द ओशन। अभी मैंने आपको जो रूल्स बताए उन रूल्स का यूज होगा अभी यहाँ पर, इसलिए आपको उनको याद रखना है। टेम्परेचर ऑफ द ओशन, अर्थ में जो टेम्परेचर का मेन सोर्स है वो हमको पता है सन एनर्जी है, सनलाइट है, ठीक है। और सिमिलरली ओशन के लिए भी एनर्जी का मेन सोर्स क्या हो जाएगा? इंसोलेशन हो जाएगा, राइट। ओशन प्लेज इंपॉर्टेंट रोल इन एनर्जी एंड टेम्परेचर रेगुलेशन ऑन अर्थ ड्यू टू स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। देखिए लैंड के कंपैरिजन में वाटर देर से ठंडा होता है और देर से ही गर्म होता है, राइट। और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ द वाटर। और यही रीजन है कि अर्थ का टेम्परेचर मेंटेन रखने के लिए ओशन बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, राइट। एवरेज टेम्परेचर ऑफ द ओशन इज 3 to 5 डिग्री सेल्सियस, right, but average surface temperature of the ocean water is 25 degree. Temperature of pattern of the ocean, सबसे पहले देखेंगे latitudinal variation. It decreases from equator to poles, right, यानी कि इक्वेटर में टेम्परेचर ज्यादा मतलब इक्वेटर में ज्यादा होगा और पोल्स की तरफ जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे टेम्परेचर कम होता जाएगा। ये ओशन की भी हम बात कर रहे हैं। लेकिन अगर इसमें एक प्रॉब्लम आती है, वो क्या है? हाईएस्ट टेम्परेचर इज नॉट एट द इक्वेटर बट एट द ट्रॉपिक्स। इक्वेटर से पोल जाने में टेम्परेचर तो कम हो रहा है लेकिन इक्वेटर में हाईएस्ट टेम्परेचर नहीं मिलता। हाईएस्ट टेम्परेचर कहां मिलता है? ट्रॉपिकल एरिया में, ट्रॉपिक्स में मिलता है, ठीक है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ऐसा क्यों होता है? अच्छा, इक्वेटर में देखिए, इक्वेटर में क्या होता है, यहाँ पे हमने जब हेडली विंड पढ़ा था तो हमने हेडली सेल देखी थी, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है? एयर का राइज हो रही है, एयर ऊपर की तरफ जा रही है और जब एयर ऊपर की तरफ जाएगी तो यहाँ क्लाउड फॉर्म होंगे, राइट, क्लाउड फॉर्म होंगे। और ट्रॉपिक्स की अगर बात करें तो वहां पर क्या हो रहा है? वहां पे विंड डिसेंड कर रही है, एयर डिसेंड कर रही है और इसलिए यहाँ पे क्लाउड फॉर्म नहीं हो पाते हैं, ठीक। तो यहाँ पर रेनफॉल भी ज्यादा है और क्लाउड का कंसंट्रेशन भी ज्यादा, और क्लाउड का एल्बिडो हम जानते हैं बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इंसोलेशन यहाँ पर, इंसोलेशन तो ज्यादा आएगा लेकिन वो इक्वेटर तक नहीं पहुंच पाएगा, उसको क्लाउड से रिफ्लेक्ट बैक कर देगा, राइट। इसलिए इक्वेटर में टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम होता है और ट्रॉपिक्स में ज्यादा होता है, लेकिन इक्वेटर से जब पोल की तरफ जाते हैं तो टेम्परेचर डिक्रीज होता जाता है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा रीजन है हाई रेनफॉल। इक्वेटर में रेनफॉल भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि क्लाउड फॉर्म होंगे और ड्यूरिंग डे टाइम क्या होगा? क्लाउड फॉर्म होते हैं और इवनिंग होते होते वहां पे रेनफॉल हो जाता है, ठीक है। सो ये रीजन है, ध्यान रखिएगा। इक्वेटर में टेम्परेचर ज्यादा नहीं है, टेम्परेचर कहां ज्यादा है? ट्रॉपिक्स में, ठीक है। ये अभी ओशन वाटर की हम बात कर रहे हैं। लैटिट्यूडनल वेरिएशन देख लिया, अब देखते हैं हेमिस्फेरिक वेरिएशन। हेमिस्फेरिक वेरिएशन देखिए, अर्थ में क्या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है और सदर्न हेमिस्फीयर है। अब नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर को अगर कंपेयर करें इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर, ठीक है, सो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में देखिए क्या हो रहा है, लैंड और ओशन का कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, ठीक है। लेकिन सदर्न हेमिस्फीयर क्या है, यहाँ पे ओशन लार्जर वाटर बॉडी है। अब लैंड हम जानते हैं, लैंड की प्रॉपर्टी क्या होती है, वो जल्दी गर्म होता है, ठीक है, जल्दी गर्म होता है और हीट को स्टोर कर लेता है जल्दी। इसलिए नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज वार्मर देन सदर्न हेमिस्फीयर। रीजन, लार्ज लैंड मास इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, ठीक है, और हाई एनर्जी होती है।
अब देखिए एनक्लोज्ड सीज, जो सी एनक्लोज्ड है चारों तरफ से, जैसे कि फॉर एग्जांपल बाल्टिक सी एंड मेडिटेरेनियन सी, इनमें देखिए क्या हो रहा है, मेडिटेरेनियन सी कहाँ है, ट्रॉपिक्स में है, और बाल्टिक सी टेम्परेट रीजन में है। अब मार्जिनल सीज ऑफ ट्रॉपिक्स वार्मर देन ओपन ओशन, ट्रॉपिक्स के जो मार्जिनल सी हैं वो वार्मर है कंपेरेटिव टू ओपन ओशन, यानी मेडिटेरेनियन सी इज वार्मर। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि पोलर एरिया से जो कोल्ड वाटर आ रहा है उसकी मिक्सिंग नहीं हो पा रही है, चारों तरफ से एनक्लोज्ड, उसकी इसे मिक्सिंग नहीं हो पा रही है, इसलिए ये सराउंडिंग वाटर से, ये सराउंडिंग वाटर क्या है, जो ओपन ओशन है इसके पास का, उससे ये वार्मर है। फिर अब देखिए बाल्टिक सी की बात करें, बाल्टिक सी क्या होता है, यानी कि टेम्परेट रीजन के जो ओशंस हैं, सीज हैं, वो कोल्डर देन ओपन सी, ये कोल्डर है। ठीक है, कोल्डर क्यों है, क्योंकि नॉर्थ अटलांटिक ओशन में जो यहाँ से नीचे से, मतलब लोअर लैटिट्यूड से जो वार्म वाटर आ रहा है उससे इसकी मिक्सिंग नहीं हो पा रही है, राइट। सो मार्जिनल सीज ऑफ ट्रॉपिक्स वार्मर देन ओपन ओशन, ठीक है, एंड मार्जिनल सीज ऑफ टेम्परेट रीजन कोल्डर देन ओपन सीज। रीजन है लेस मिक्सिंग ऑफ वाटर। देन ओशन करंट, ओशन करंट देखिए वार्म करंट और कोल्ड करंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। दो तरह की करंट होती है, वार्म एंड कोल्ड। वार्म करंट, वार्म ओशन करंट होती है, उसका वार्मिंग इफेक्ट होता है, ठीक है, और इस वजह से वो उसके जो नियरेस्ट वाटर होता है उसको वार्म करती है। एंड कोल्ड ओशन करंट, इसका कूलिंग इफेक्ट होता है, ठीक है। अब ये जितने भी करंट्स हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। फिर आता है अपवेलिंग एंड डाउनवेलिंग। अपवेलिंग और डाउनवेलिंग हमने कंसेप्ट एल नीनो में पढ़ा था, ठीक है, एल नीनो एंड ला नीना। अपवेलिंग में क्या होता है, अपवेलिंग में ग्राउंड वाटर ऊपर की तरफ आता है, ठीक है, और ग्राउंड वाटर क्या, कोल्ड वाटर है, ठीक है, वो कोल्ड वाटर ऊपर की तरफ आ रहा है, अपने साथ मिनरल्स भी लेकर के आता है, ठीक। सो अपवेलिंग ब्रिंग्स कूल वाटर फ्रॉम डेप्थ, ठीक है, लोअर डाउन द सरफेस टेम्परेचर, और इस तरह से वो सरफेस टेम्परेचर को कम करता है। जबकि डाउनवेलिंग, डाउनवेलिंग कैसे होती है, डाउनवेलिंग यहाँ पे पाइलिंग हो जाती है वाटर की, ठीक है, और जब वाटर पाइल अप हो जाता है वो नीचे की तरफ फ्लो करता है, ठीक है, वो वार्म वाटर है, वो डाउनवेलिंग है, ठीक है। और डाउनवेलिंग से क्या होगा, डाउनवेलिंग से टेम्परेचर वार्म होगा, नीचे का पानी वो उसको वार्म करता है, ठीक है, यानी कि डाउनवेलिंग का वार्मिंग इफेक्ट होता है। सो अपवेलिंग ब्रिंग्स कूल वाटर फ्रॉम डेप्थ लोअर डाउन द सरफेस टेम्परेचर। डाउनवेलिंग, पाइलिंग अप वार्म वाटर इंक्रीजेस द टेम्परेचर, ठीक है। फिर बात आती है डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर। डायरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर यानी कि पूरे दिन में एक 24 आवर्स में हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर, यानी मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर का जो डिफरेंस होता है उसको डायरनल रेंज बोलते हैं, राइट। सो मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ डे एंड मिनिमम टेम्परेचर ऑफ नाइट टाइम, सो 24 आवर्स में मैक्सिमम मिनिमम का डिफरेंस डायरनल रेंज होती है। ट्रॉपिकल वाटर हायर डायरनल रेंज देन इक्वेटोरियल वाटर, ठीक है, ये हमने पहले भी देखा कि इक्वेटर में क्या हो रहा है, इक्वेटर में टेम्परेचर ज्यादा नहीं होता है, ठीक है, कंपेरेटिव टू ट्रॉपिक्स, राइट, क्योंकि यहाँ पे क्लाउड कवर है और रेनफॉल भी ज्यादा है, और इसीलिए ट्रॉपिकल वाटर का डायरनल रेंज ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू इक्वेटोरियल वाटर, बिकॉज हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ वाटर रैपिड अंडर क्लियर स्काई, ठीक है, क्लियर स्काई में हीटिंग और कूलिंग ज्यादा रैपिड होती है, और इक्वेटर में क्या क्लाउड है, यानी कि क्लियर स्काई यहाँ पर नहीं है। एनुअल रेंज में देखिए क्या है, अभी तो पहले हमने डायरनल रेंज देखा 24 आवर्स का, एनुअल रेंज यानी कि पूरे साल में जो हाईएस्ट टेम्परेचर और लोएस्ट टेम्परेचर है उसका डिफरेंस, ठीक है। सो बिगर द साइज ऑफ द ओशन बेटर मिक्सिंग ऑफ वाटर एंड हीट, राइट। अब जितना बड़ा ओशन होगा उतना ज्यादा उसमें वाटर की मिक्सिंग होगी, ठीक है, और वाटर की मिक्सिंग होगी और इसलिए उसका जो हीट का डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर हो जाएगा, राइट, और उसमें एनुअल रेंज कम होगी। अब सबसे बड़ा ओशन कौन सा है, पैसिफिक ओशन। सो पैसिफिक ओशन का जो एनुअल रेंज है वो कम है, ठीक है, पैसिफिक ओशन लोअर एनुअल रेंज देन अटलांटिक ओशन, राइट। अब देखिए वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर देखते हैं ओशन वाटर में। ओशन वाटर में जैसे से हम नीचे की तरफ जाएंगे वैसे वैसे क्या हो रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। सो फर्स्ट लेयर यानी कि 500 मीटर तक इसका टेम्परेचर, एवरेज टेम्परेचर होता है 20 to 25 डिग्री सेल्सियस। इसके बाद आती है सेकंड लेयर।
सेकेंड लेयर आती है थर्मोक्लाइन, इसकी जो रेंज है वो 500 से 1000 मीटर तक होती है। ठीक है, थर्मोक्लाइन में क्या हो रहा है, यहां पर टेम्परेचर अपर लेयर में ज्यादा है। ठीक है, इसके बाद थर्मोक्लाइन में यूनिफॉर्म टेम्परेचर होता है। ठीक है, यूनिफॉर्म टेम्परेचर यानी कि डिक्रीमेंट एक तरह से स्टार्ट हो गया। ठीक, सडन उसमें चेंज देखने को मिल रहा है, फर्स्ट लेयर से एकदम से डाउनफॉल हो गया और एक यूनिफॉर्म टेम्परेचर मिलता है इस रेंज में। फिर आती है थर्ड लेयर। थर्ड लेयर कोल्डेस्ट लेयर होती है, यानी कि 1000 मीटर के बाद जो लेयर आती है उसको कोल्ड लेयर बोलते हैं। तो थर्मोक्लाइन क्या है, वार्म वाटर और कोल्ड वाटर का डिवाइडिंग लाइन होती है ये। अब देखिए इक्वेटर में अगर हम बात करें तो इक्वेटर में यहाँ पर टेम्परेचर हमने पता था, डायगोनल रेंज हमने देख लिया, एनुअल रेंज देख लिया। ठीक है, सो ट्रॉपिक्स और इक्वेटर, ठीक है, इस एरिया में ट्रॉपिकल और इक्वेटोरियल यहाँ पे तीनों लेयर मिलती हैं। ठीक है, थर्मोक्लाइन, अपर लेयर एंड लोअर लेयर। लेकिन अगर हम टेम्परेट रीजन की बात करें तो टेम्परेट रीजन में वहां पे टेम्परेचर इतना ज्यादा नहीं होता है। ठीक है, ड्यूरिंग विंटर में इतना ज्यादा टेम्परेचर नहीं होता है कि उसमें तीनों लेयर मिल पाए, यानी कि विंटर में इधर तीनों लेयर्स नहीं मिलती टेम्परेट रीजन में, लेकिन समर में तीनों लेयर मिलती हैं। ठीक है, समर में अपर लेयर में मिलती है, फिर थर्मोक्लाइन मिलती है एंड इसके बाद लोअर लेयर। लेकिन विंटर में ऐसा नहीं होता। पोलर रीजन में भी सेम प्रोसेस है, अपर लेयर नहीं मिलती क्योंकि 20 to 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंटेन नहीं हो पाता है वहां पे, यानी कि अपर लेयर अब्सेंट होती है। फिर थर्मोक्लाइन और लोअर लेयर सिर्फ यही वहां पर अवेलेबल होती है। राइट, सो हमने वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी देख लिया, यानी कि टेम्परेचर ऑफ द ओशन कवर कर लिया है। अब स्टार्ट करते हैं सैलिनिटी ऑफ द ओशन। सैलिनिटी ऑफ द ओशन वाटर। Salinity of the ocean water is described in terms of amount of salt found in 1000 gram of water. ठीक है, 1000 ग्राम या 1000 पार्ट्स। ठीक है, सो अगर हम ओशन वाटर को दो पार्ट्स में डिवाइड कर दें, सॉल्ट में और फ्रेश वाटर में। ठीक है, सो सॉल्ट और फ्रेश वाटर अगर इन दोनों को हम सेपरेट करें तो सॉल्ट में मिलते हैं NaCl सबसे ज्यादा 78% मिलता है, MgCl2 11%, MgSO4 3.5% एंड CaSO4 2.5%। राइट, सो अगर सॉल्ट वाले पार्ट्स में ये सारे ही मिनरल्स हैं। इसके बाद NaCl हैज हाई रेसिडुअल टाइम इन ओशन वाटर। हाई रेसिडुअल टाइम मतलब ये ओशन वाटर में सबसे ज्यादा टाइम के लिए रहता है। ठीक है, काफी लंबे टाइम के लिए। ओके, सो वेरी ग्रेजुअल रिमूवल, दैट्स व्हाई दे रिमेन इन द हाईएस्ट प्रोपोर्शन। और ज्यादा लंबे टाइम तक रहने की वजह से ही ये उसमें इसका जो प्रोपोर्शन है वो हाईएस्ट प्रोपोर्शन है। सॉल्ट बजट। इररिस्पेक्टिव ऑफ एब्सोल्यूट सैलिनिटी ऑफ द वाटर, द प्रोपोर्शन ऑफ द सॉल्ट रिमेन सेम इन ऑल पार्ट्स ऑफ द ओशन। ठीक है, अब देखिए ओशन वाटर को अगर फ्रेश वाटर और सॉल्ट वाटर में अगर हम डिवाइड कर दें तो जो सॉल्ट वाला पार्ट है, ठीक है, उस सॉल्ट का जो प्रोपोर्शन मैंने आपको बताया, वो प्रोपोर्शन अगर आप कहीं पर कहीं से भी ओशन वाटर को ले और फ्रेश वाटर को अलग कर दें और सॉल्ट को सिर्फ कंसीडर करें तो उस सॉल्ट में ये प्रोपोर्शन हर जगह यूनिफॉर्म रहता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं, सॉल्ट बजट। यानी कि सॉल्ट के जो कंपोजिशन है वो तो सेम है, यूनिफॉर्म है। ठीक है, जैसे कि NaCl मैंने आपको बताया 78%, ठीक है, MgCl2 11%, MgSO4 3.5%, और ये सारे जो परसेंटेज के टर्म्स में है, ये परसेंटेज सेम रहेगा। ठीक है, सॉल्ट वाले पार्ट में। अब सैलिनिटी कैसे बढ़ेगी और कम होगी, जितना फ्रेश वाटर ऐड होता जाएगा उस तरह से सैलिनिटी इंक्रीज और डिक्रीज होगी। राइट, सो अमाउंट ऑफ एडिशन और एक्सट्रैक्शन ऑफ फ्रेश वाटर कंपेयर्ड टू सॉल्ट कंटेंट इन द ओशन वाटर डिसाइड्स एब्सोल्यूट सैलिनिटी ऑफ द ओशंस। सोर्सेस ऑफ सॉल्ट इन ओशन वाटर। क्या क्या सोर्सेज है, सेडिमेंट्स कैरिड बाय रिवर्स, ठीक है, सबमरीन वल्केनिज्म एट मिड ओशनिक रिज, केमिकल रिएक्शन बिटवीन रॉक्स ऑफ जियोथर्मल वेंट ऑफ वल्केनो एंड कोल्ड वाटर, ठीक है, इरोजन ऑफ ओशनिक रॉक्स। सो ये सारे रीजन है, या तो रिवर लेकर के आएगा या फिर सबमरीन वल्केनिज्म जो मिड ओशनिक रिज में होता है, ठीक है, जियोथर्मल वेंट जो वल्केनोस वगैरह प्रोसेस होती है उनका कोल्ड वाटर से मिक्सिंग, राइट, एंड इरोजन ऑफ ओशनिक रॉक्स, ये सारे रीजन से सारे सोर्सेस हैं सॉल्ट के। रिमूवल ऑफ सॉल्ट इन ओशन वाटर। अब सॉल्ट किस तरह से रिमूव होता है ओशन वाटर से, इसके देखिए फिजिकल रिमूवल भी होता है, बायोलॉजिकल रिमूवल भी है। फिजिकल रिमूवल जैसे कि
वेव्स ब्रेक एट द बीचेस। जब ओशन वेव्स बीचेस में जाके स्ट्राइक करती हैं तो वो ब्रेक हो जाती हैं, ठीक है, और इसकी वजह से वो सॉल्ट को स्प्रे के फॉर्म में वहां पे डिपॉजिट करती रहती है, राइट। फिर बायोलॉजिकल रिमूवल। बायोलॉजिकल रिमूवल, मैरीन लाइफ फॉर्म्स एक्सट्रैक्ट कैल्शियम फ्रॉम सी वाटर फॉर देयर बोन्स, जैसे कि कोरल रीफ्स में होता है, ठीक है। कोरल रीफ्स में क्या होता है, कोरल पॉलिप्स और जूजेंथले, ये इनका एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है और ये ओशन वाटर से कैल्शियम एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। कोरल पॉलिप्स एक्सट्रैक्ट करता है कैल्शियम को और वो अपनी स्केलेटन को उस कैल्शियम से बनाता है। वेरिएशन इन सैलिनिटी। अब सॉल्ट की सैलिनिटी का वेरिएशन किस किस तरह से हो सकता है। पहला है एडिशन ऑफ फ्रेश वाटर, ठीक है। अब फ्रेश वाटर का एडिशन कैसे होगा, या तो रेनफॉल हो या इनफ्लो ऑफ लार्ज रिवर, ठीक है, मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स, इसकी वजह से क्या होगा, सैलिनिटी डिक्रीज होगी, ठीक है। या मतलब बेसिकली क्या है, लेस सैलाइन वाटर जब ऐड होगा, ठीक है, वो सैलिनिटी को डिक्रीज करेगा। फिर आता है रिडक्शन ऑफ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर का जो कंपोजिशन है ओशन वाटर में, उसका कंपोजिशन अगर कम हो जाए, वो रिड्यूस कैसे हो सकता है, इंक्रीज इन टेम्परेचर। अगर जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, इवापोरेशन होगा, ठीक है, वाटर इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट को वो अपने पीछे छोड़ जाएगा और इस तरह से वो उसकी सैलिनिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। फिर आता है विंडी। विंड का प्रोसेस क्या होता है, विंड क्या वाटर को इवेपोरेट करने में काफी हेल्प करता है, ठीक है। सो विंड एक्सेलरेट द इवेपोरेशन, राइट। सो विंड की वजह से भी इवेपोरेशन बढ़ेगा और सैलिनिटी इंक्रीज होगी, बढ़ेगी। स्टैंडर्ड सैलिनिटी ऑफ ओशन वाटर इज 35.5 पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। अब ये मैंने आपको पहले भी बताया कि नंबर ऑफ सॉल्ट्स इन 1000 पार्ट्स, ठीक है, या 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में जितने पार्ट्स सॉल्ट के पार्ट्स होते हैं वो सैलिनिटी उसको डिस्क्राइब करता है, ठीक है। सो स्टैंडर्ड सैलिनिटी कितनी है, 35.5 पार्ट्स पर थाउजेंड, ठीक है। पर थाउजेंड यानी कि 1000 ग्राम या 1000 पार्ट्स किसके हैं, वाटर के, फ्रेश वाटर के, ठीक है। और ये सैलिनिटी बेसिकली अटलांटिक ओशन की सैलिनिटी है, ठीक है। यानी कि 35.5 पीपीटी से अगर ज्यादा सलाइन हो, ज्यादा परसेंटेज होगा तो उसको हाई सलाइन बोलेंगे और अगर कम होगा तो उसको लेस सलाइन, ठीक है। सो ये एवरेज है 35.5 पीपीटी, अटलांटिक ओशन का बेसिकली ये है। अच्छा, कुछ पार्ट्स ऐसे भी हैं कि इससे ज्यादा, बहुत ज्यादा सैलिनिटी हो सकती है, ठीक है। जैसे कि डेड सी का 350 सैलिनिटी होती है, 350 पार्ट्स पर थाउजेंड। लेक वैन, ये टर्की में है, 400 पीपीटी, ठीक है। फिर लेक उर्मिया, ये ईरान में है, इसकी 500 होती है। सो सैलिनिटी किस तरह से ज्यादा भी हो सकती है, कितना ज्यादा सलाइन है ये आप देख सकते हैं। अच्छा, सैलिनिटी अगर बढ़ेगी तो सैलिनिटी बढ़ने से वाटर की डेंसिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और जब वाटर की डेंसिटी बढ़ेगी और जब उसकी डेंसिटी बढ़ेगी तो अगर किसी को स्विमिंग नहीं आती है और किसी पर्सन को, किसी आदमी को, तो अगर वो उसमें जाएगा ना तो वो उसमें अंदर डूबेगा नहीं, ठीक है। सो मैन सेल्डम ड्रोन्ड इन सी विद हाई सैलिनिटी। क्यों, बिकॉज हाई सैलाइन वाटर इज हैविंग हाई डेंसिटी। पैटर्न इन वेरिएशन ऑफ सैलिनिटी, ठीक है। अब देखिए टेम्परेचर के पैटर्न की तरह ही हम इसका सैलिनिटी का पैटर्न देख रहे हैं। सैलिनिटी का क्या पैटर्न है, सैलिनिटी गोज डिक्रीजेस फ्रॉम इक्वेटर टू पोल्स। इक्वेटर से पोल की तरफ अगर जाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा, सैलिनिटी डिक्रीज होती जाएगी। और डिक्रीज क्यों होती जाएगी, क्योंकि हमें पता है इक्वेटर में टेम्परेचर ज्यादा होता है और टेम्परेचर ज्यादा होगा तो उसका इवापोरेशन वाटर का ज्यादा होगा। इवापोरेशन होगा और वहां पे क्या हो जाएगा, सॉल्ट पीछे रह जाएंगे और वाटर की सैलिनिटी बढ़ जाएगी, लेकिन पोल्स में सैलिनिटी कम होती जाएगी, राइट। बट हाईएस्ट सैलिनिटी इज नॉट एट द इक्वेटर। हाईएस्ट सैलिनिटी इक्वेटर में नहीं होगी, हाईएस्ट सैलिनिटी कहां पर होगी, ट्रॉपिक्स में। सेम कंसेप्ट है जैसे कि टेम्परेचर में हमने देखा। और इसका रीजन क्या है, बिकॉज ऑफ हाई रेनफॉल एंड क्लाउड कवर। हाईएस्ट सैलिनिटी इज एट द ट्रॉपिक्स। फिर देखिए नदर्न सी को, नदर्न हेमिस्फीयर को अगर हम देखें तो नदर्न हेमिस्फीयर वार्मर होता है, हमने पहले भी देखा। जब ये वार्मर होता है तो इसका इवापोरेशन भी ज्यादा होगा, राइट। और इवापोरेशन ज्यादा होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी। तो नदर्न हेमिस्फीयर की सैलिनिटी ज्यादा होती है कंपेरेटिव टू सदर्न हेमिस्फीयर। बट इन सदर्न पैसिफिक ओशन की अगर हम बात करें तो सदर्न पैसिफिक ओशन में कुछ जो विंड्स होती हैं वेस्टर्लीज,
वो काफ़ी तेज होती हैं, इसकी वजह से वहाँ पे उनको अलग एक स्पेसिफिक नाम दिया गया है लैटिट्यूड को। तो उनको दिया गया रोरिंग 40, फ्यूरियस 50, स्लैकिंग 60 एंड स्क्रीमिंग 70, ठीक है, बिकॉज ऑफ वेरी फास्ट विंड। और विंड की वजह से हमने बताया था, मैंने आपको बताया कि इवापोरेशन होता है, ठीक है, और जब इवापोरेशन होगा तो सैलिनिटी बढ़ेगी। इसलिए ये रोरिंग 40, फ्यूरियस 50 और स्लैकिंग 60, इन सभी लैटिट्यूड की जो सैलिनिटी है वो काफी ज्यादा होती है। सो बिकॉज ऑफ हाई इवापोरेशन, हाई सैलिनिटी, राइट। सो यहां सैलिनिटी देखिए यहां पे ज्यादा है। लोकल वेरिएशन इन सैलिनिटी, अब देखिए कुछ लोकल वेरिएशन होते हैं जैसे कि ओशन करंट, ठीक है। ओशन करंट मैंने आपको बताया वार्म करंट और कोल्ड करंट, दो टाइप की करंट होती है, राइट। सो वार्म ओशन करंट लाइक हाई इवापोरेशन, अगर वार्म ओशन करंट होगी तो इवापोरेशन ज्यादा हो जाएगा, इवापोरेशन ज्यादा होगा तो सैलिनिटी इंक्रीज होगी। एंड कोल्ड करंट लेड टू अपवेलिंग, ठीक है। कोल्ड करंट एल नीनो ला नीना में हमने देखा था, पेरू चिली कोस्ट में क्या था, अपवेलिंग हो रही थी, ठीक है। अपवेलिंग हो रही थी यानी कि कोल्डर वाटर ऊपर की तरफ आ रहा था। सो कोल्डर वाटर फ्रॉम डेप्थ कम्स एट द सरफेस, और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, हैविंग लो सैलिनिटी। सेकंड क्या है, एनक्लोज्ड सीज, ठीक है। एनक्लोज्ड सी में देखिए आपको टेम्परेचर में भी मैंने आपको बताया, बाल्टिक सी और मेडिटेरेनियन सी का एग्जांपल लिया था। सो लो लैटिट्यूड में, ठीक है, लो लैटिट्यूड इज वार्मर देन ओपन सी, ये लो लैटिट्यूड वाला था, ठीक है। यहां पे ये सी क्या था, यहां पे वार्मर होगा कंपेरेटिव टू ओपन सी, इसलिए इसकी सैलिनिटी भी ज्यादा हो जाएगी, ठीक है। वार्मर होगा यानी कि इवापोरेशन ज्यादा हो रहा है, जैसे कि मेडिटेरेनियन सी, रेड सी, ये सारे एग्जांपल्स हैं। और हाई लैटिट्यूड की बात करें तो हाई लैटिट्यूड इज कोल्डर देन ओपन सीज, ठीक है। ये एरिया ज्यादा कोल्डर है कंपेरेटिव टू नॉर्थ अटलांटिक ओशन, ठीक है। सो इसका क्या हो जाएगा, कोल्ड होने की वजह से इसकी सैलिनिटी कम होगी, ठीक है, इवापोरेशन नहीं होगा, एग्जाम्पल बाल्टिक सी। थर्ड वेरिएशन है इनफ्लो ऑफ लार्ज रिवर्स। लार्ज रिवर्स जैसे कि इंडिया के रिस्पेक्ट में अगर हम बात करें तो गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये सब जो बड़ी रिवर्स हैं वो बे ऑफ बंगाल में इनका फ्लो होता है, ठीक है। और कंपेरेटिव टू अगर हम इसकी बात करें, अरेबियन सी की बात करें, तो अरेबियन सी में बड़ी रिवर्स का इनफ्लो नहीं है, इसलिए बे ऑफ बंगाल, ठीक है, बे ऑफ बंगाल इज लेस सलाइन देन अरेबियन सी, ठीक है। सो अरेबियन सी ज्यादा सलाइन है और बे ऑफ बंगाल कम सलाइन है। रीजन क्या है, गंगा ब्रह्मपुत्र ये बड़ी रिवर्स का इधर इनफ्लो होता है। इसके अलावा फोर्थ वेरिएशन होता है ग्लेशियर्स का, ठीक है। ग्लेशियर की अगर मेल्टिंग होगी, ठीक है, ग्लेशियर अगर मेल्ट होगा तो उसकी वजह से फ्रेश वाटर का फ्लो बढ़ेगा, ठीक है, और फ्रेश वाटर बढ़ेगा तो सैलिनिटी डिक्रीज होगी। सो बाल्टिक सी रिसीव्स फ्रेश वाटर फ्रॉम मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर्स और इसलिए ये लो सैलाइन होता है। फिर वर्टिकल पैटर्न ऑफ सैलिनिटी, सैलिनिटी डिक्रीजेस विद इंक्रीजिंग डेप्थ, ठीक है। उसका रीजन क्या है, डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर, जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, टेम्परेचर कम होता जाएगा यानी कि इवापोरेशन भी कम होगा, ठीक है। सो सरफेस में टेम्परेचर ज्यादा होता है और इसकी वजह से इवापोरेशन ज्यादा होगा, इसलिए सैलिनिटी भी उसकी ज्यादा होगी। सो जैसे जैसे नीचे की तरफ जाएंगे सैलिनिटी डिक्रीज होगी, रीजन ये है टेम्परेचर ऑफ वाटर डिक्रीजेस, ठीक है। एंड डेंसिटी, और जैसे जैसे वाटर की डेंसिटी बढ़ती चली जाएगी, ठीक है, तो उसका क्या हो जाएगा, वेट बढ़ेगा और ज्यादा डेंसिटी होगी तो वाटर नीचे की तरफ सिंक होने स्टार्ट कर देगा, ठीक है। और जब ये नीचे की तरफ सिंक होगा और ये पूरा एक साइकिल बनता चला जाता है, राइट। सैलाइन वाटर फ्रीज स्लोली कंपेयर टू प्योर वाटर, प्योर वाटर के कंपेरिजन में सैलाइन वाटर जल्दी फ्रीज होता है। अच्छा देखिए अगर इक्वेटर में हम देखें तो इक्वेटर में सैलिनिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ, ठीक है। जनरली मैंने आपको बताया क्या हो रहा है, सैलिनिटी डिक्रीजेस विद डेप्थ, लेकिन इक्वेटर में सैलिनिटी इंक्रीज होती है डेप्थ जैसे जैसे नीचे की तरफ जाते हैं। ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अच्छा एक सर्टेन लेयर तक ही ऐसा होता है, ओके। सो सैलिनिटी इंक्रीजेस विद डेप्थ अप टू सम लेयर, ऐसा इसलिए इसका रीजन, मेन रीजन ये है कि इक्वेटर में रेनफॉल ज्यादा होता है, ठीक है। और जब रेनफॉल ज्यादा होगा तो फ्रेश वाटर का परसेंटेज वहां पे बढ़ जाएगा और सैलिनिटी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। लेकिन एक सर्टेन लेयर के बाद इट डिक्रीजेस विद डेप्थ एंड बियॉन्ड इक्वेटर, इक्वेटर के अलावा अगर दूसरे एरिया की बात करें तो वहां पे क्या होता है, सैलिनिटी डिक्रीजेस विद डेप्थ, जो जनरल रूल है,
क्योंकि सरफेस लेयर का जो टॉप लेयर है उसका इवापोरेशन हो रहा है, वहां सैलिनिटी इंक्रीज हो रही है, और जैसे जैसे नीचे की तरफ जा रहे हैं सैलिनिटी डिक्रीज होती चली जाती है। वर्टिकल सैलिनिटी वेरिएशन ऑफ ओशन इज कॉम्प्लिकेटेड, नो यूनिफॉर्म लेयरिंग, जैसे कि टेम्परेचर में लेयरिंग है इस तरह से इसमें कोई यूनिफॉर्म लेयरिंग नहीं होती है सैलिनिटी में। ओके, सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड ओशन रिलीफ। ओके, सो ये सारा पार्ट हमने खत्म कर लिया। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे ओशन करंट, राइट। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।